नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से सरस्वती एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है एनिमल अटेंडेंस। क्या है? पशु परिसर के बारे में आज अपन बात करेंगे। एक राज्य सरकार ने अभी भर्ती निकाली है एनिमल अटेंडेंस की। वो क्या है, इसमें कितने पद है, इसके लिए क्या योग्यता है, इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है और क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बात करें कि इसमें कितने पद है। अगर अपन पदों की बात करें कि एनिमल अटेंडेंस है पशु परिसर की भर्ती में कितने पद निकाले गए, तो पद है 5690 पद। कितने हैं? 5690 पद है। अब बात करते हैं अपन की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक। तो दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो गए और फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक है पशु परिसर की वो है 17 फरवरी। तो दोस्तों, 17 फरवरी से पहले अपन को फॉर्म फिलअप कराना है। अब अपन बात करते हैं कि क्या योग्यता चाहिए इस पशु परिसर के फॉर्म भरने के लिए। तो योग्यता कुछ नहीं है, बस 10वीं पास मांगता है। क्या जी? 10वीं क्लास पास बंदा है और जो 18 साल प्लस उम्र है वो पशु परिसर का फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, अपन सबको पशु परिसर का फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं अपन इसके पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को पूछने का क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। बात करते हैं अपन एग्जाम पैटर्न की। अगर अपन एग्जाम की बात करें तो इसमें जो कुल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 150। कितने होंगे? 150 कुल क्वेश्चन होंगे। और जो मार्क्स होंगे कितने नंबर के होंगे, तो 150 नंबर के होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और अपन बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी कि कितने क्वेश्चन गलत होने पर क्या होगा, तो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी 1/4। अगर अपन नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 रहेगी, यानी कि एक क्वेश्चन है उसको अपने गलत अटेंड कर लिया है, अपन ने अटेंड किया था और वो गलत हो गया तो उसके नंबर काटे जाएंगे 0.25 नंबर। यानी कि कुल 4 क्वेश्चन काटे गलत होने पर एक क्वेश्चन सही किया हुआ अपना गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन अपन सही करेंगे और 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो अपने नंबर है वो बराबर हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, जो ये पशु परिसर का एग्जाम होगा, पशु परिसर का जो एग्जाम होगा इसमें कुल 150 क्वेश्चन आएंगे। इसके 2 भाग होंगे, पेपर के भाग, एक पार्ट ए और पार्ट बी। कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे। एक तो होगा पार्ट ए और दूसरा होगा पार्ट बी। पार्ट बी यानी कि कुल 2 भाग होंगे। तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 105 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन होंगे? 105 क्वेश्चन होंगे। और कितने नंबर के होंगे? मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स होंगे, तो अपन को पहले मैंने बता दिया कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो कितने मार्क्स होगा? 105 का। जो पार्ट ए का पेपर है वो 105 क्वेश्चन आएंगे और 105 नंबर का होगा। अब बात करते हैं अपन पार्ट बी। तो पार्ट बी का जो है उसमें आएंगे 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के होंगे? ये भी 45 नंबर का अपने होने वाला है। अब अपन बात करते हैं कि पार्ट ए में क्या सिलेबस है और पार्ट बी में क्या सिलेबस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी योग्यता के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। कौन सी पास क्लास पास होनी चाहिए? 10वीं। तो जो भी सिलेबस आएगा पार्ट ए में 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 10वीं पास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10वीं तक का सिलेबस आएगा, मैट्रिक तक का सिलेबस आएगा। अब अपन बात करते हैं पार्ट ए में कौन कौन से सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस रहेगा और पार्ट बी में क्या क्या सिलेबस रहेगा। अब अपन बात करते हैं विस्तृत रूप से सिलेबस की। अगर अपन बात करें पार्ट ए की तो इसमें 10वीं तक का सिलेबस पूछा जाएगा। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी, कुछ ज्यादा हाई लेवल का इसमें सिलेबस नहीं है, बस थोड़ा सा सिलेबस है अगर अपन ध्यान से पढ़ेंगे। और अब मैं बता दूं कि इसके एग्जाम की संभावित डेट क्या है। एग्जाम की संभावित तिथि है वो है जून माह। लगभग जून माह के अंदर पशु परिसर का एग्जाम होने की पूरी संभावना रहती है। बाकी तो सब सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन अपन अभी संभावना की बात करें तो जून माह तक संभावना रहती है। अब बात करते हैं अपन पार्ट ए के सिलेबस की। किसकी? पार्ट ए के सिलेबस। पार्ट ए के सिलेबस की अगर अपन बात करें तो इसमें पूछा जाएगा दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान, पहला तो दैनिक विज्ञान पूछा जाएगा, ये 10वीं तक आएगा। कितने तक आएगा? 10वीं तक का दैनिक विज्ञान पूछा जाएगा। इसमें अमल, सार, लवण जो भी 10वीं तक की विज्ञान चलती है और अपने जो दैनिक जीवन में काम आती है वो सब दैनिक विज्ञान पूछेंगे। दूसरा होगा वो आएगी गणित।
दूसरा कौन सा है गणित। गणित भी 10वीं तक ही आएगी, जिसमें जो बाकी जो लाभ हानि जो भी है परसेंटेज वगैरह 10वीं तक का जो भी है वो आएगा। और इसका अगर अपन को मतलब दैनिक जीवन में कौन कौन से टॉपिक है, मैं गणित में कौन कौन से टॉपिक है, इन सब का अगर आपको टॉपिक चाहिए तो अपने मैं जो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो अपन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद में आएगा सामाजिक अध्ययन। क्या आएगा दोस्तों, सामाजिक अध्ययन। 10वीं तक का जो भी सामाजिक अध्ययन है जिसके अंदर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह, आर्ट एंड कल्चर सारे आ जाएगी। उसके बाद में आएगा राजस्थान का भूगोल। चौथा है राजस्थान का भूगोल। 10वीं तक का राजस्थान का भूगोल, जिसमें राजस्थान में नदियां हैं, झीलें वगैरह सब, अपवा तंत्र वगैरह, सागर वगैरह, राजस्थान में जो भी है भूगोल के अंदर वो सब आ जाएगा। उसके बाद में जो आएगा वो आएगी राजस्थान की कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति के बाद अगर अपन बात करें तो आप पूछ जाएंगे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा राजस्थान का समसामयिकी, राजस्थान से संबंधित समसामयिकी है वो पूछ जाएगा। करंट अफेयर्स, राजस्थान की करंट अफेयर्स है जो इसमें पूछ जाएंगे। पार्ट ए का सिलेबस है 105 क्वेश्चनों का सिलेबस ये रहेगा। इसमें दैनिक विज्ञान आएगी 10वीं तक की, उसके अलावा गणित आएगी 10वीं तक की, सामाजिक अध्ययन आएगा, राजस्थान भूगोल, राजस्थान की कला एवं संस्कृति तथा राजस्थान समसामयिकी। इसमें अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में आपको मैं अपलोड करवा दूंगा, यहाँ सब बताना पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे पार्ट ब की। तो पार्ट ब की अपन को पता है कि अपन जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं वो है पशु परिसर। तो उसमें पशुओं से संबंधित जो भी होगा वो सब बताया जाएगा कि पशुओं का रख रखाव कैसे करते हैं, पशुओं का प्रबंधन कैसे करते हैं। जो पशु परिसर का काम होता है वो होता है कंपाउंडर के काम करना, डॉक्टर जो भी अस्पताल में पशु आते हैं उन सब की देखभाल करना, ये सब आएगी। तो पार्ट ब है, उसके बारे में अपन अगर बात करें तो पार्ट ब में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 45। कितने क्वेश्चन आएंगे 45 आएंगे। कुल पेपर का है वो 30% आएगा भाग। तो इन जो पशुपालन वाले पार्ट है पार्ट ब, इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे अपन उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला भाग है वो है मध्य प्रदेश में पशुओं की देसी नस्लों के बारे में बताना है। पहला भाग है देसी नस्लों के बारे में बताना है, सारे पशुओं की बताना है। गाय की देसी नस्लें कौन कौन सी है, जैसे धार पार का है, राठी है, गिर वगैरह, इनके बारे में बताना है। भैंस की देसी नस्लों के बारे में बताना है, गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की, सारी ऊंट वगैरह सब की देसी नस्लों के साथ साथ अपन को विदेशी नस्लों पर भी ध्यान देना है। दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान, गर्भाधान की दो विधियां हैं, एक है कृत्रिम गर्भाधान, दूसरा है प्राकृतिक गर्भाधान। नेचुरल इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या फर्क है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों आवश्यक है, इन सब के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में तीसरा टॉपिक वो है बंधीकरण। बंधीकरण, बंधीकरण इसमें अपन जो आएगा वो आएगा कि पशुओं में बंधीकरण की कौन कौन सी विधियां हैं, पशुओं में बंधीकरण क्यों आवश्यक है, इसके क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आ रहा है संकर प्रजनन। संकर प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। संकर प्रजनन क्या होता है, क्या विधियां होती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनके लाभ वगैरह सब पढ़ेंगे। संकर प्रजनन के बाद में आएगी दुग्ध। दुग्ध, इसमें दुग्ध दोहन की विधियां, दुग्ध स्त्राव वगैरह सब है, जिसमें खोआ, मावा, खीस वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा। सारे दूध उत्पाद पढ़ने पड़ेंगे, दूध की भौतिक गुण वगैरह सब पूरा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि दूध पूरा पढ़ना है अपन को। दूध के बारे में अपन बाद में अपन बात करें तो स्वच्छ दूध उत्पादन क्या क्या है, ये सब के बारे में अपन बात पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। अगले टॉपिक की बात करें तो पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। पशुओं की बात करें तो इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आ जाएगी। और कुक्कुट की बात करें तो मुख्यतः मुर्गी, इसके अलावा बटेर है, तीतर है, इन सब के पक्षियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इनके वो किस प्रकार से प्रबंधन करते हैं, आवास प्रबंधन क्या होता है, आहार प्रबंधन क्या होता है, संतुलित आहार कैसे देना चाहिए, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे संतुलित पशु आहार। संतुलित पशु आहार, संतुलित पशु आहार, पशुओं को हरा चारा कितना खिलाना चाहिए,
सूखा चारा कितना खिलाना चाहिए, दाना कितना देना चाहिए, जिसमें के प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सब के बारे में अपन संतुलित पशु आहार के बारे में पढ़ेंगे। पशुओं का जैविक अपशिष्ट निस्तारण पढ़ेंगे। जैविक अपशिष्ट, पशुओं का जो भी अपशिष्ट है उसका किस प्रकार से निस्तारण करेंगे, उनके निस्तारण की कौन कौन सी विधियां है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अपन चारे वाली फसलें भी पढ़ेंगे। चारा फसलें, राजस्थान में कौन कौन सी मुख्य चारे वाली फसलें हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है, इनका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकते हैं, कुल भी पूछ सकते हैं कि चारे वाली फसलों किस कुल से संबंधित है। इन सब के बारे में अपन विस्तार से जब पार्ट वर्ग अपनी क्लास अपलोड होगी तो उसमें अपन सब बात करेंगे। उसके बाद में अपन चारा या चारागाह का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। चारागाह की बात करें तो वो स्थान जहाँ पशुओं को चराया जाता है उसका किस प्रकार से प्रबंधन करें। चारागाह में कौन कौन सी वनस्पतियां होनी चाहिए, इन वनस्पतियों में क्या क्या पोषक तत्व जो उपलब्ध होना चाहिए, कितने मात्रा में होना चाहिए, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन स्वस्थ और अस्वस्थ या बीमारी पशुओं के चयन की विधियां पढ़ेंगे। स्वस्थ व बीमार पशुओं का चयन पढ़ेंगे, जिसमें सिलेक्शन और कलिंग के बारे में पढ़ेंगे। बीमार पशुओं का चयन करना कलिंग कहलाता है और स्वस्थ पशुओं का चयन करना जो सिलेक्शन कहलाता है, वर्ण जिसको बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन पशुओं के अंत एवं बाह्य रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि पशुओं के कौन से रोग है। पशुओं के अंत एवं बाह्य परजीवियों के बारे में पढ़ेंगे। अंत व बाह्य परजीवी जैसे जू है, चिचरी है वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनसे कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पशुओं के अंत परजीवियों एवं बाह्य परजीवी के अध्ययन करेंगे। उसके साथ में इनसे कौन कौन से रोग होते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पशुओं में टीकाकरण पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन पढ़ेंगे। टीकाकरण, पशुओं में टीकाकरण की कौन कौन सी विधियां है, कौन सा टीका कब देना चाहिए, उसकी क्या उपयुक्त उम्र है, कितने देने चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। टीकों से कौन कौन से रोग होंगे उन सब के बारे में अपन जो विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पशुधन प्रसार। पशुधन प्रसार, पशुधन प्रसार में कि राजस्थान में कौन सा पशु कितना पाया जाता है, कितनी संख्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। पशुधन प्रसार के बाद में भेड़ एवं बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर पढ़ेंगे। भेड़ व बकरी का स्वास्थ्य कैलेंडर, भेड़ व बकरी का स्वास्थ्य कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मतलब एक वर्ष में भेड़ को कब प्रजनन करवाना है, बकरी को कब प्रजनन करवाना है, कितने समय तक उसमें दूध निकालना है, कितना उसके लिए शुष्क काल होना चाहिए, कितना पोषक तत्व कब देना है, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन सा वैक्सीनेशन करना है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है ऊन। राजस्थान में कितनी ऊन उत्पादन क्षमता है, भारत में सर्वाधिक कहाँ पर ऊन उत्पादन होती है, राजस्थान में होती है तो कहाँ होती है, और उसके साथ में किस भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त होती है, भेड़ में ऊन कर्तन की कौन कौन सी विधियां हैं ऊन कतरने की, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। कितना ऊन उत्पादन होता है। ऊन के बाद में अपन पढ़ेंगे मांस, राजस्थान में कितना मांस होता है। राजस्थान के साथ साथ इसके भारत में भी अपन थोड़ी बहुत है जो स्थिति देखेंगे, किस पशु के मांस को क्या कहते हैं, गाय के मांस को क्या कहते हैं, कुक्कुट के मांस को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अंडों एवं दूध एवं अंडे का भारत तथा राजस्थान में क्या स्थान है। दूध व अंडे, दूध एवं अंडे का राजस्थान वो भारत में क्या स्थिति है, कौन सा नंबर है, कितनी उत्पादन क्षमता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो प्रति व्यक्ति मांस और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन या प्रति वर्ष मांस और अंडा उत्पादन कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब है जो एनिमल हस्बेंड्री में अपन ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे सारी क्लासें अपलोड की जाएगी और किस प्रकार से पढ़ना है ये भी अपन को आपको बताया जाएगा। और कौन सी किताब सबके उपयुक्त रहती है, कौन सी किताब सही है पशु परिसर के लिए, कब टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, कब कैसे, यह सब आपको इसी पे बताया जाएगा। जब तक पशु परिसर का एग्जाम नहीं होगा तब तक कोई भी पशु परिसर से संबंधित जानकारी होगी वो सब आपको इस यूट्यूब चैनल पे बताई जाएगी। अब बात करते हैं अपन दूध एवं अंडों की राजस्थान में स्थिति क्या है। उसके बाद में मांस व अंडा की जो उत्पादकता है वो क्या है। इसके अलावा जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी उपलब्धता है उसके बाद में पढ़ेंगे। उत्पादकता व उपलब्धता, राजस्थान या भारत में जो व्यक्ति रहते हैं उसको एक व्यक्ति को एक दिन में कितना, एक वर्ष में कितने अंडे उत्पन्न प्राप्त होते हैं या कितने
मांस है जो उपलब्ध होता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे बाहर ढोने वाले पशुओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाहर ढोने वाले पशु कौन से हैं? बाहर ढोने वाले पशु गायों की नस्लों को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे दूधारू नस्लें कौन कौन सी है, बाहर ढोने वाली नस्लें कौन कौन सी है और द्विप्रयोजनी नस्लें कौन कौन सी है। द्विप्रयोजनी में दोनों प्रकार की गाय आएगी जिसका उपयोग अपन दूध उत्पादन में भी करते हैं और बाहर ढोने में भी करते हैं। उसके अलावा प्रति पशु दूध उत्पादन कितना है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रति पशु दूध उत्पादन अमूमन कोई गाय की नस्ल है उसमें कितना पर्टिकुलर दूध उत्पन्न होता है, भैंस से कितना दूध उत्पन्न होता है, भैंस की कोई नस्ल है जैसे भदावली की दूध उत्पादन क्षमता कितनी है, मुर्रा की कितनी है, उसमें कितनी वसा पाई जाती है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पशुओं की उम्र ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। सींगों द्वारा किस प्रकार से उम्र ज्ञात करेंगे, पशु के सामान्य रंग रूप देकर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो पशुओं के दांत हैं उनको देखकर किस प्रकार से उम्र ज्ञात करेंगे। उसके अलावा उसके साथ साथ अपन ये भी पढ़ेंगे कि पॉलीथीन है, जो पॉलीथीन का पशुओं तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पशुओं व पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इसके दुष्प्रभाव है, इन सब को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ उसके अलावा अपन उसके साथ पशु बीमा पढ़ेंगे कि किस पशु का कितना पशु बीमा मिलता है, किस प्रकार से करवाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पशु के क्रय विक्रय संबंधी की जाने वाली सावधानियां, अपन कहीं मेले में जा रहे हैं, अपने पशु लेकर मेले में चले गए, वहां पर पशु बेचने समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या अपन कोई पशु खरीद रहे हैं तो उनके संबंधित कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। क्रय विक्रय संबंधी, पशुओं के क्रय विक्रय संबंधी जो सावधानियां रखनी है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे पशु मेले के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में कौन कौन से पशु मेले लगते हैं, पशु मेले के बारे में पढ़ेंगे। सर्वाधिक आमदनी वाला पशु मेला कौन सा है, किस मेले में पशु में जो पर्टिकुलर पशु बेचे जाते हैं, जैसे नागौरी बैलों के लिए कौन सा मेला है जो पशु मेला है जो प्रसिद्ध है, तिलवाड़ा का पशु मेला से है, ऐसे पर्टिकुलर मेलों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पशुशाला प्रबंधन और पशु गणना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पशु गणना। राजस्थान में पशु गणना की शुरुआत कब हुई थी, कितने वर्षों बाद होती है, राजस्थान में पशु गणना कौन सी संस्थान करवाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अमुक पर्टिकुलर पशु की राजस्थान में कितनी संख्या है, पशु घनत्व क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन डेयरी प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। डेयरी प्रबंधन को किस प्रकार से उसकी रखरखाव किया जाता है, किस प्रकार से दूध है जो उत्पन्न किया जाए, दूध निकाला जाता है, दूध निकालने की कौन सी विधियां है, वो सब अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे डेयरी विकास गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। डेयरी के विकास के लिए कौन कौन से अपन को कार्य करने चाहिए के बारे में पढ़ेंगे। पशुधन उत्पादों का विपणन, यानी कि पशुधन उत्पाद है जैसे दूध है, दही है, गोबर वगैरह, इन सब विपणन यानी मार्केटिंग किस प्रकार से करनी है, अपन को बेचना किस प्रकार से, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन के पढ़ेंगे पशु विभाग के प्रमुख कौन कौन सी योजनाएं, पशु विभाग की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में जो अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे पशु बीमा पढ़ेंगे, वर्मी कंपोस्ट पढ़ेंगे। वर्मी कंपोस्ट है कौन से केचुए की सबसे अच्छी बनाई जाती है, कौन कौन से केचुए के लक्षण होने चाहिए, किस प्रकार से बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे गोबर एवं मूत्र का उचित निष्पादन किस प्रकार से होता है। पशुओं का गोबर एवं मूत्र है, पशुओं के गोबर का उचित निष्पादन, पशुओं के गोबर और मूत्र है उनका किस प्रकार से निस्तारण करना है, उसका किस प्रकार से कृषि में उपयोग करना है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैं जो अपने बात की पार्ट बी का सिलेबस है। और पार्ट ए कि मैं कौन कौन सी सब्जेक्ट आएगी वो मैंने आपको बता दिया था कि दैनिक साइंस आएगी, 10वीं तक की गणित आएगी, उसके अलावा सामाजिक अध्ययन ये सब आएगी। उनमें कौन कौन से टॉपिक है उनको अगर आप देखना चाहते हो टॉपिकों को, तो इसके लिए अपन को अपना टेलीग्राम चैनल है सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के नाम से, उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर अपन मैंने सारा पीडीएफ अपलोड कर रखी है, वहां से आप देख लेना। तो अपना ये था आज सेशन जिसमें अपन ने पढ़ा है पशु परिसर के बारे में, कौन कौन सी
कितने पद है, क्या योग्यता है, इन सब के बारे में। इसके साथ साथ अपन ने सिलेबस के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। और अपन अब कोशिश करेंगे 5 तारीख से रोज, 5 या 6 तारीख से रोज है जो अपन पशु परिसर की पार्ट ब की ब भाग है, जो बी भाग है, इसकी अपन ने जो क्लास है रोज अपलोड करेंगे। और कोशिश ये भी रहेगी कि पार्ट ए की 20 जल्दी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रहेगी। तो ऐसे ही नए अपडेट के लिए अपने चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मुझे आशा है कि आज की क्लास में जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा।